और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां भारी मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 71% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 67% मतदान हुआ। इन राज्यों के नतीजे बाकी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मतदान का परसेंटेज अच्छा रहा इन दोनों ही राज्यों में। वहीं मध्य प्रदेश में मतदान के अलग अलग रंग देखने को मिले। मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मंदिर पहुंचे और भगवान से अपनी जीत के लिए पूजा अर्चना की। और वोटिंग के समय मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों पर भीड़ उमड़ी। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और फिर वोट डालकर अपनी जीत का दावा कर दिया। चूँकि बीजेपी कमलनाथ को चुनावी हिंदू बताती रही है, इसलिए कमलनाथ ने बीजेपी के इन आरोपों का भी जवाब दिया। मुझे कुछ भी कहें, आम जनता गवाह, मैं क्या हूँ। वहीं शाम 5 बजते ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए दिग्गजों ने वोट डाले। और बीजेपी ने जिन सांसदों को टिकट देकर विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा, उन्होंने भी अलग अलग मतदान केंद्रों में जाकर वोट डाला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मतदान किया। वहीं प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के बूथ संख्या 194 में वोट डालने पहुँचे। मैं आनंदित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में उम्मीदवार होने के नाते मैं अपने आप को वोट डाल पाया हूँ। बीजेपी महासचिव और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मतदान किया। और वोटिंग के दिन प्रत्याशियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुबह से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मतदान केंद्रों पर निकल गए और अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया, जिसकी एक तस्वीर छिंदवाड़ा से सामने आई। पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ वोट डालने पहुंचे और वोट डालने के बाद अपनी और कांग्रेस की जीत का दावा किया। मतदाताओं में बहुत उत्साह है। हाँ, वो बदलाव के लिए वोट करेंगे। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल में अपना और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। ऐसी घटना हो गई है राजनगर छतरपुर में, एक हमारे वर्कर को रौंद डाला बीजेपी के उम्मीदवार ने। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि इस दौरान कई जगह से टकराव की खबरें भी सामने आई। छिंदवाड़ा के एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया, जिसके बाद तीखी बहस शुरू हो गई। दरअसल नकुलनाथ छिंदवाड़ा के मतदान केंद्र 25 में पहुंचे थे, तभी बीजेपी पार्षद ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बीजेपी नेताओं ने ये कहकर आपत्ति जताई कि केवल प्रत्याशी ही मतदान केंद्र के अंदर जा सकता है। प्रत्याशी में जा सकता है, यहाँ पे जा सकता कोई, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, आप नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रही है ठीक नहीं है, कोई भीड़ लेके। और बीजेपी नेताओं की कड़ी आपत्ति के बाद नकुलनाथ को वहाँ से लौटना पड़ा। मैं कोई मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि उन्होंने बीजेपी पार्षद पर महिलाओं को गाली देने और उनके साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि वो महिलाओं की शिकायत पर यहाँ आए थे। एक वार्ड की महिला मेरे पास आई और कहती है कि यहाँ का जो पार्षद है वो मुझे गाली बक रहा है और धमका रहा है। और सिर्फ टकराव ही नहीं, मध्य प्रदेश में आखिरी चरण की मतदान के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट डालने के बाद बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कमलनाथ ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर वोटरों को शराब और पैसे बांटने की भी बात कही। कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़े कोई सबूत नहीं दिखाए, लेकिन ये दावा जरूर किया कि लोगों ने उन्हें फोन कर इसकी शिकायत की है। मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए उन्होंने ऐसे उल्टे पुल्टे काम करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि कमलनाथ कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, लेकिन उनके बयान सामने आते ही बीजेपी आक्रामक हो गई। कमलनाथ को जवाब देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय सामने आए और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बयान को कांग्रेस की हार से जोड़ दिया। उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि कमलनाथ के आरोप झूठे हैं। उनको पता है कि हार रहे हैं तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए। वहीं कोलार के रोजमेरी स्कूल में वोट डालने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कमलनाथ पर हमलावर दिखे। कमलनाथ खुद चुनाव हार गए,
छिंदवाड़ा में ही क्लीन बोल्ड हो गए, दिग्विजय सिंह के बेटे क्लीन बोल्ड हो गए। वीडी शर्मा ने कहा कि जनता ने इन्हें नकार दिया है, इसलिए ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है, इसलिए मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है और मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान दी जा सकती है। हालांकि ग्वालियर में वोट डालने के लिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। हालांकि उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ इस बार भी बनने जा रही है। क्योंकि अभी तक के जो सर्वे सामने आए हैं उसमें 2018 की तरह ही करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि देखना होगा कि सीट दर सीट की इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 22 जिलों की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक यहां मतदान हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट की रही। यहां सीएम भूपेश बघेल की टक्कर उनके भतीजे विजय बघेल के साथ है। क्योंकि विजय बघेल एक बार भूपेश बघेल को विधानसभा का चुनाव हरा चुके हैं, इसलिए एक बार फिर यहां चाचा भतीजे के बीच कांटे की टक्कर होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल को पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीतेंगे और उन्होंने तंज भरे लहजे में भतीजे विजय बघेल पर निशाना भी साधा। जब रिश्ते दीवारों पे लिखने लगे, उसे बताना पड़े कि मेरा रिश्ता है, तब मैं यही कहूँगा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के कुरुडीह गांव में वोट डाला और 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। लेकिन चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट की रही। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टक्कर, जैसा कि हमने आपको बताया, उनके भतीजे से हुई और उन्होंने तंज भरे लहजे में भतीजे विजय बघेल पर निशाना भी साधा। हमने आपको सुनवाया और हम आपको बता दें कि वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में वोट डाला। हालांकि वोटिंग के बाद टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठने लगी, जिस पर टीएस सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी। ये हाईकमांड के ऊपर है और उनकी मंशा जितनी तीव्र, उनकी मंशानुरूप दैविक शक्तियां हमारे हाईकमांड जैसी सुनवाई करें वैसा फैसला दें। क्योंकि 2018 से पहले भी टीएस सिंहदेव को ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी, लेकिन फिर भूपेश बघेल की ताजपोशी हुई और 2.5 साल के फॉर्मूले को भी नहीं अपनाया गया। और जब चुनाव नजदीक आए तो कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। इसलिए उनके समर्थक ऐसे कयास लगा रहे हैं कि पार्टी इस बार उन्हें सीएम बनाकर छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है। वहीं मुरैना के दिमनी में भी मतदान के दौरान उपद्रव हुआ। यहां मिरघान गांव में 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि एक गुट की तरफ से कुछ लड़कों को वोट डालने के लिए रोका जा रहा था और जब वो वोट डालकर अपने घर लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने बवाल बढ़ता देख सुमावली विधानसभा के बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी प्रत्याशी को नजरबंद कर दिया और फिर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया। वहीं भिंड में भी हिंसा देखने को मिली। यहां मानहड़ गांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर उपद्रवियों ने पथराव किया, जिसमें वो घायल हो गए। इस हमले के पीछे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें थाने में नजरबंद कर दिया। चूंकि मध्य प्रदेश में कई जगह हिंसा हुई, जिसके लिए कमलनाथ ने शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने की बात कही। इंदौर 1 में ये झगड़ा फसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बीच लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दिखा कि एक प्रत्याशी के नाम के लिफाफे में नोट बांटे गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीहोर से बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के लोग रात में वार्ड 13 में पैसे बांट रहे थे।
जबकि कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि जिस लिफाफे में पैसे बांटे जा रहे थे उस पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो लगी थी। इसके बाद सीहोर के जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सोशल मीडिया पर पैसे के लेन देन को लेकर हो रहे वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए। के संबंध में मैंने आरोप को जांच के निर्देश दे दिए हैं और संबंधित शिकायतकर्ताओं से हमने पूछा है कि आपके पास ये वीडियो कहां से आया है, वो सारे प्रमाण हमको उपलब्ध करा दे। यही नहीं, सीहोर के डीएम ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात भी कही। अपने गीतों के जरिए सरकार को घेरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने चुनावी माहौल में जनता के मुद्दे दोहराए। उन्होंने कहा कि जब सरकार के वादे 5 साल में भी दिखाई नहीं देंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि हर राज्य में जनता की लगभग एक जैसी ही समस्याएं हैं। किसान गीत गाया, मजदूरों का दर्द गाया, तो हाँ ये कह सकते हैं कि जो अन्य राज्यों की समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ में वही समस्या है। अपने गीतों में सरकार से तीखे सवाल करने वाली नेहा सिंह राठौर ने छत्तीसगढ़ में रोजगार को अहम मुद्दा बताया। हर भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। एमपी की बात आई तो नेहा सिंह राठौर के गीत में जनता के मुद्दों की लंबी फहरिस्त सुनाई पड़ी। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा, का बा एमपी में का बा। अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 मास सड़क पर बैठल एमपी के होनहार बा, का बा। इन मुद्दों से घिरी छत्तीसगढ़ और एमपी की जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी, ये 3 दिसंबर के नतीजे बताएंगे। यात्रा करने वालों की भारी भीड़ से ट्रेन में सफर करने वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। त्योहारों के दिनों में तो ये मुश्किलें ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। इसे ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का दौर खत्म होगा और सभी को कंफर्म टिकट मिलेगा। इस मेगा प्लान को अमल में लाने में 4 से 5 साल तक लगेंगे, क्योंकि रेलवे की मौजूदा यात्री क्षमता 800 करोड़ सालाना है, जिसे 5 साल में बढ़ाकर 1000 करोड़ करने का लक्ष्य तय किया गया है। और ऐसा करने के लिए आने वाले 5 साल में 3000 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी भी है, जिसके लिए 69,000 नए कोच बनकर तैयार हो चुके हैं और हर साल करीब 5000 नए कोच बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे हर साल 400 से 450 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की तैयारी भी कर रहा है। साथ ही वंदे भारत ट्रेनों के अलावा 200 से 250 जोड़ी नई ट्रेनें चलाने की भी योजना है। नई ट्रेनें शुरू होने से 2027 तक वेटिंग टिकट का झंझट खत्म होने और सभी को कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 230 और छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान पूरा हुआ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने परिवार के साथ अपने पैतृक निवास ढूंढा में वोट डाला। साथ ही उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चाहत पांडे ने पहली बार वोट डाला। वोट डालने का मौका मिलने पर उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला वोट खुद को डाला। चाहत कम उम्र में ही राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने इंदौर के मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। सुमित्रा महाजन ने वोटिंग के बाद कहा कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि मेहनत का फल मीठा ही होगा। लोगों को विकास और काम को देखकर वोट करना चाहिए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अमेरिका से आकर एक दंपति ने मतदान में भाग लिया। अमेरिका में रहने वाले अवि दुबे और उनकी पत्नी प्रगति दुबे को जब चुनाव का पता चला तो वो वोट डालने के लिए एक दिन पहले ही शाजापुर पहुंचे। उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और सबसे वोट डालने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के सांगवाड़ा में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी धर्म की बात करती है ताकि लोग धर्म के नाम पर उन्हें वोट दें। प्रियंका ने दावा किया कि कांग्रेस धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती बल्कि सभी को साथ लेकर चलती है। लिहाजा जनता तय करे कि उसे किस तरह की सरकार चाहिए। ऐसे नेता हैं भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, चुनाव के बाद आपको पूछा नहीं जाता। प्रियंका गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए उसे उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार बताया। भाजपा की सरकारें जो है ना बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में जितनी भी बड़ी बड़ी
बड़े कारखाने थे, जो बड़ी बड़ी PSU थे, ये सारे इन्होंने आस्ते आस्ते इनको कमज़ोर करके आस्ते आस्ते अपने दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिया है। इस चुनावी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी एक मंदिर में पूजा पाठ के लिए भी पहुंची, जहां उन्होंने हवन भी किया। राजस्थान के उदयपुर की झाड़ोल विधानसभा में कांग्रेस के प्रचारकों और गांव वालों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उल्टे पांव लौटना पड़ा। बताया गया कि राजस्थान की झाड़ोल विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता उम्मीदवार हीरालाल दरांगी का प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही कार्यकर्ता झाड़ोल विधानसभा के दमाणा गांव में पहुंचे, वहां मौजूद गुस्साई युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया। देखो स्वतंत्र वीडियो में युवा ये कहते भी सुनाई पड़े कि वोट मांगने के बाद यहाँ कोई उनकी समस्या तक पूछने नहीं आता। यहाँ पे जीतने के बाद कोई दिखता है? यहाँ पे कोई विधायक नहीं दिखता है। यहाँ पे कोई विधायक दिखता है? आप प्रेम से सुना। जबकि इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जीत का दम भरते सुनाई पड़े। कौन बचाएगा? यहाँ पे जीतने के बाद कोई दिखता है? दूसरी तरफ राज्य में विरोध के स्वर से बेखबर सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने काम किया है, इसलिए राजस्थान में उसका पलड़ा भारी है। हमारा तो मैनिफेस्टो भारी पड़ेगा, हम खुद ही भारी पड़ रहे हैं, और ये खाली इनके बाद आरोप लगाने कुछ नहीं है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो राजस्थान की जनता 25 नवंबर को तय करेगी। राजस्थान में आज गृह मंत्री अमित शाह ने कई जनसभाएं की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किए। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए गहलोत सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी और पूरे राज्य को कांग्रेस पार्टी का ATM बना दिया। अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। जिस प्रकार से उदयपुर ने कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े हत्या की, इनका मुंह से एक लफ्ज नहीं। वहीं राजस्थान के सागवाड़ा से सीएम गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव हार रहे हैं तो बजरंगबली याद आ रहे हैं। पीएम मोदी के बजरंगबली कर्नाटक में भी नहीं चले। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान वो इस समय अजमेर में रोड शो कर रहे हैं। नसीराबाद में रैली के बाद अमित शाह का रोड शो चल रहा है। तो ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को इस समय रोड शो करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक साथ में। गृह मंत्री का रोड शो अजमेर में इस समय चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के बेहद अमीर लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त तरीके से निवेश कर रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म JLL के मुताबिक भारत में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति वाले यानी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की तादाद अच्छी खासी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में अभी 12,000 से ज्यादा अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल और 161 अरबपति हैं, जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आलीशान घर खरीद रहे हैं और इनके पास विदेशों में औसतन 5 प्रॉपर्टी है। इस मामले में औसत निवेश 940 करोड़ रुपए से ज्यादा है और बीते साल इसमें 35% अमीरों की संपत्ति में करीब 10% बढ़ोतरी भी हुई है। विदेश में घर खरीदने वालों में 10% लोगों का मकसद अमीर देशों की नागरिकता पाना तो है ही, साथ ही इनका मकसद ऐशो आराम की जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई और वहां निवेश करना भी है। और शायद यही वजह रही कि बीते साल दुबई में भारतीयों का निवेश करीब 36,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समस्याओं की वजह से नाराज लोगों ने कुछ जगहों पर वोटिंग का बहिष्कार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आदिवासियों ने अपना वोट नहीं डाला। गांव में सड़क की समस्या से परेशान लोगों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही किसी भी पार्टी को वोट डालने से साफ साफ इनकार किया। मध्य प्रदेश के बटियागढ़ में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव में रोड न होने की वजह से परेशान लोगों ने बहिष्कार का फैसला किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भी लोग मतदान करने नहीं गए। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने किसी भी पार्टी को वोट न देने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में शिवनंदनपुर गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। गांव में सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने पर लोग गुस्से में नजर आए।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। सड़क न बनने की वजह से नाराज ग्रामीणों ने ये कदम उठाया। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। राजौरी में एक पाकिस्तानी आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि कुलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ के 5 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जबकि 5 आतंकी जिस घर में छिपे हुए थे, क्रॉस फायरिंग के दौरान उस घर में आग लग गई। आतंकियों की बॉडी ड्रोन कैमरे के जरिए देखी गई। कल शाम को यहाँ कुलगाम में हुई शुरू मुठभेड़ आखिरकार खत्म हुई है और जो हमें पुलिस ने बताया है कि इसमें 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। 5 का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है। दरअसल 16 नवंबर की शाम कुलगाम के सामनू इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। ये एनकाउंटर करीब 20 घंटे तक चला, जिसमें सेना की 34वीं राष्ट्रीय राइफल्स, 9 पैरा एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी। लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर घाटी में द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से ऑपरेट कर रहा है और इसके 5 आतंकियों का मारा जाना पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। हरियाणा के नूह में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आरोप है कि बीती रात करीब 8 बजे कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर पथराव किया गया, जिसका आरोप वहां मौजूद मस्जिद के कुछ लड़कों पर लगा। घटना में घायल महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुआं पूजन के समय जाते और आते समय उन पर मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंकी गई और थूका भी गया। वहाँ से हम आए, जब आते समय पथरा हुआ था, किसी ने थूका, किसी ने चप्पल फेंकी थी। हाँ, मेरे को भी यहाँ पे लगी थी और एक यहाँ पे लगी थी। मेरे हाथ में ऐसे जोर से करंट लगा था। इस बीच पीड़ितों से मिलने विश्व हिंदू परिषद के नेता भी पहुँचे, जिन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसे जितने भी आपराधिक तत्व है जो पूरे समाज में, पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, इस तरह से जो करने वाले हैं उनके पीछे कौन कौन है, चाहे वो जुनाइल है, चाहे मैच्योर है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे मौलवी है, चाहे कोई धार्मिक संगठन के कोई मुखिया है, उन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पथराव की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। लेकिन धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुए पथराव पर दूसरे पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया। ऐसे में तनाव को देखते हुए मस्जिद समेत आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जगह जगह सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया, साथ ही पूरे इलाके में निगरानी को भी बढ़ा दिया गया। मदरसे का इलाका है, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहाँ से पत्थर फेंकने की बात सामने आई थी। हालांकि ये आरोप लगाया गया है। हालांकि पूरे मामले में हरियाणा पुलिस ने गंभीरता से लिया। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन घटना से गुस्साए एक पक्ष के व्यापारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बाजार बंद कर दिया और सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने FIR लोग कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। बताया गया कि केस दर्ज होने के बाद कुछ दुकानें ही खुली, लेकिन बाजार पूरी तरह से बंद रहे। क्योंकि एक पक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं पहले होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से कुछ लोग बेलगाम ही रहे और इसीलिए इस बार आरोपियों के खिलाफ प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की गई, जिससे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। पत्थरबाजी की इस घटना से लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। मंदिर में नहीं जा सकते, ये तो हर जगह रोकेंगे हमें। क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? ये समझदारी की बात है। ये कहते हैं कि हम भाईचारा बनाते हैं, भाईचारा कहाँ का भाईचारा रह गया? वहीं लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। नहीं जी, प्रशासन का कोई कार्रवाई से खुश नहीं है। प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा इस मामले में। अगर प्रशासन चाहता तो ये काम होता ही नहीं है। पहले शक्ति बरतो आप। इसका तो कहना है कि उन्होंने केस कर लिया है, जांच कर रहे हैं। केस करने से क्या होता है सर? कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही ढंग से। इस बीच प्रशासन की तरफ से हालात पूरी तरह सामान्य होने का दावा किया गया। इस घटना में जिन 8 महिलाओं को चोट लगी, उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया। साथ ही घटना के एक वीडियो के आधार पर 3 बच्चों की भी पहचान की गई, जो मदरसे के अंदर घटना के समय मौजूद थे। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने तीनों लड़कों के खिलाफ कार्रवाई का दावा भी किया। जो मदरसे के अंदर एक फुटेज आया था जहां से लड़के खड़े थे, तो उनके बेसिस पे 3 लड़कों की पहचान हुई है। तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया। इस बीच तनाव को शांत करने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से बात की, जिसमें ऐसी घटना दोबारा न हो, इस पर सहमति बनाई गई।
अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, शांति है। दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर सुबह बुला लिए गए थे। दोनों कम्युनिटीज़ में आपस में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक सहमति बनाई गई है। और आगे से ऐसे भी कोई शरारती बच्चे हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनके मालिकों को बुला के हिदायत दी गई है कि कम से कम उनको तहजीब सिखाएं, तमीज़ सिखाएं सबसे पहले, बाकी एजुकेशन बाद में होती रहेगी। पुलिस ने दावा किया कि मस्जिद के मुफ्ती से भी पूछताछ की जाएगी। इस बीच मस्जिद के मुफ्ती ने पत्थरबाजी के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। मुफ्ती ने दावा किया कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि बच्चों की तरफ से पत्थर नहीं फेंके गए। मुफ्ती ने दावा किया कि खेलते समय बच्चों की चप्पल ऊपर से नीचे गिरी थी, जिसे पत्थरबाजी का नाम दिया गया। बच्चे ऊपर खेल रहे थे छज्जे पे, उन बच्चों से उनकी चप्पल गिर गई, नीचे से गुजरने वालों की लग गई, इस तरह कोई को बाकी कोई पत्थरबाजी का जो आरोप है गलत है, ऐसा नहीं। मुफ्ती ने दावा किया कि घटना के बाद माफी भी मांग ली गई। कोई माफी मांग ली कि भाई अगर हमारे बच्चों ने जानबूझ के गलती करी तब भी और अनजाने में हुई है तब भी हम उसकी माफी चाहते हैं। भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम अफवाह नहीं फैलाना चाहते किसी का। मुफ्ती ने पुलिस कार्रवाई में शामिल होने की बात भी कही। पुलिस तो अपनी कानून कार्रवाई करेगी, उन्होंने एफआईआर कराई है तो कानून कार्रवाई हम जाएंगे पुलिस के पास। इस बीच मुफ्ती ने भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात काम कर रही है। नई ऑगर मशीन आने के बाद से आज सुबह 6 बजे तक 4 पाइप टनल के अंदर डाले गए, जिनसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसी तरह हैवी कैपेसिटी वाली मशीन के जरिए 10 पाइप टनल के अंदर डाले जाएंगे। मौके पर मौजूद जी न्यूज की टीम के कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में हमें रेस्क्यू ऑपरेशन का स्पॉट भी दिखाई दिया। इस तरह से 5वीं पाइप मशीन पर है जो ड्रिल करके उस मलबे में डाली जा रही है। लगातार आप देखिए जो कंप्रेसर की मशीनें, उनकी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। सुरंग के अंदर जो पाइप डाली जा रही हैं वो 6 मीटर की हैं और उनकी चौड़ाई 3 फीट है, जिससे मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। क्योंकि सुरंग के अंदर 60 से 70 मीटर के दायरे में मलबा गिरा है, इसलिए करीब 10 पाइप एक के बाद एक मलबे में डाले जाएंगे, जिससे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए पाइप के जरिए ही एक वैकल्पिक सुरंग बन जाएगी और उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। रेस्क्यू टीम को उम्मीद है कि अब जल्द ही टनल में फंसे मजदूर बाहर निकाले जा सकेंगे। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम दिन रात काम कर रही है। 40 जिंदगियों को बचाने की ये मुहिम रात के वक्त भी जारी रहती है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर्स की टीम लगातार 3 शिफ्ट में काम कर रही है। और उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू में करीब 100 लोग जुटे हैं। टनल के शुरुआती 200 मीटर का हिस्सा खाली है, जहां से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में दिखा के हैवी कैपेसिटी वाली मशीन से मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ टनल के अंदर पाइप डालने का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू के बाद की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस समेत मेडिकल सर्विस और पुलिस ने मिलकर मॉक ड्रिल भी की। जो वर्कर्स हैं बाहर आए तो उनको किस तरह से जल्दी सुरक्षित स्थान पे, मेडिकल स्थान पे, उनको जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, मेडिकल ज़रूरतें हैं, तो उसको किस तरह से उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, उसकी हम मॉक ड्रिल करा रहे हैं। इस दौरान टनल के बाहर खड़े परिजन और स्थानीय लोग मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने की प्रार्थना करते दिखे। 1 हफ्ता हो गया, हमें ये चिंता है कि जल्द से जल्द बाहर आए, भगवान से दुआ करते। रेस्क्यू के अगले कुछ घंटे ड्रिलिंग के हिसाब से बेहद अहम हैं। पहाड़ के अंदर से मलबा निकालना और फिर पाइप डालने का काम आसान नहीं है। ऐसे में इंजीनियर्स की टीम तेजी से काम करने के साथ साथ हर वो तकनीक इस्तेमाल कर रही है जिससे रेस्क्यू के दौरान मजदूरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके और ड्रिलिंग के दौरान कोई भी रुकावट न आए। रेस्क्यू में जुटी ऑगर मशीन ड्रिल करके मलबा बाहर निकालती है। उसके बाद मलबे में पाइप डाले जाते हैं। रेस्क्यू टीम वेल्डिंग करके पाइप जोड़कर आगे बढ़ा रही है और यही सबसे नाजुक और खतरे वाला काम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वेल्डिंग। तो ये बड़ा नाजुक प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी इधर उधर होने से अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए आप 30 मीटर पहुंचे हैं और 25 मीटर 30 मीटर के बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए, तो हम वो नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे मलबा निकाला जा रहा है, रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों के काम करने की रफ्तार भी बढ़ रही है। उत्तरकाशी के इस टनल हादसे ने थाईलैंड में साल 2018 में हुए सुरंग हादसे की याद दिला दी है, जब वहां फुटबॉल एसोसिएशन के 12 बच्चे और एक कोच सुरंग में फंस गए थे और टनल में पानी भर गया था। उस दौरान दुनिया भर के देशों ने रेस्क्यू में मदद की थी, जिसके बाद 18 दिन में 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया 20 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेंगी। साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए अहमदाबाद के मैदान पर मोहम्मद शमी की आग उगलती गेंदों का सामना करना आसान नहीं होगा। आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं। दरअसल मोहम्मद शमी बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ बेहद घातक साबित होते हैं। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को 10 पारियों में 3 बार आउट किया है।
बाएं हाथ के ही बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी उन्होंने केवल 63 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने दिए। वहीं बात करें दाएं हाथ के बैटर्स के खिलाफ शमी के आंकड़ों की, तो उन्होंने स्टीव स्मिथ को 4 बार और मैक्सवेल को 3 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। शमी के खिलाफ स्मिथ की औसत 29.5, तो वहीं मैक्सवेल की केवल 20 की ही रही है। मार्कस स्टाइनिस को भी शमी ने 3 बार आउट किया है। स्टाइनिस ने शमी के खिलाफ 30.7 की औसत से रन बनाए हैं। यही नहीं, शमी बेहतरीन फॉर्म में है। 6 मैचेस में सबसे अधिक 23 विकेट चटका चुके हैं और उनका मैन ऑफ द सीरीज बनना लगभग तय है। आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि अगली खबर जो है वो हमास से जुड़ी हुई है। हमास को खत्म करने की कसम खा चुकी इजरायली सेना ने एक बार फिर उसके ठिकानों पर जमीन और आसमान से बारूद बरसाया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के अड्डों को तबाह करने के साथ ही उसके कई खूंखार आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। सबसे पहले रात के वक्त इजरायली वायुसेना ने नॉर्थ गाजा में हमास के अड्डों को टारगेट किया। इतनी मिसाइलें बरसाई कि गाजा का आसमान आग और धुएं से भर गया। इसके बाद इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस ने नॉर्थ गाजा के अंदरूनी इलाकों में रेड की। इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट और हमास के आतंकियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें इजरायली सेना ने कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इजरायल की सेना ने अल शती कैंप का एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें आईडीएफ के जवान कैंप के अंदर घुसकर आतंकियों का एनकाउंटर करते नजर आए। इजरायल की सेना ने हमास की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को भी धमाके के साथ उड़ा दिया। हमास के आतंकियों को उनके किए की सजा देने के लिए इजरायल की फौज अटैक डॉग्स का इस्तेमाल करने के साथ स्नाइपर्स का इस्तेमाल करती नजर आई।